हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुणाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सरफेस केमिस्ट्री का दोस्तों पार्ट नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे भाग 2 को दोस्तों, जो आपका पृष्ठ रसायन का हमने एक भाग कराया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे भाग 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके बच गए थे। और यदि दोस्तों आपने पार्ट नंबर 1 को ना देखा हो तो आप उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके उसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं दोस्तों, और बार बार आपके पूछे जाते हैं। और देखिए, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखिए, एक कॉपी और पेन आप निकाल लेंगे दोस्तों, ताकि आपको जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेंगी उनको आप नोट करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ सॉल क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको कोलाइड विलयन हमने कराया था, बताया था इसमें दोस्तों आपको। कोलाइड विलयन में क्या होता था दोस्तों, जो आपके परिक्षिप्त वाले कण होते हैं उनका आकार 50 से लेके दोस्तों कितना होता था, 2000 एंगस्ट्रॉम तक का होता था। या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों 10⁻⁷ मीटर के अप्रोक्स दोस्तों लगभग होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको परिक्षेपण माध्यम कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका कोलाइड विलयन होता है मुख्य रूप से आपका दो चीज़ें उसमें होती हैं दोस्तों, दो हिस्से होते हैं। एक आपका कहलाता है दोस्तों परिक्षिप्त प्रावस्था आप नोट करेंगे, और एक प्लस होता है दोस्तों आपका परिक्षेपण माध्यम। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका परिक्षिप्त प्रावस्था है एक प्रकार से दोस्तों जो घुलने वाली होती है, जो आपके एक प्रकार से आपने विलयन में विलायक को देखा होगा, तो वैसे ही दोस्तों परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। और एक आपका दोस्तों जो आपका विलय होता है जिस प्रकार से विलयन में, वैसे ही दोस्तों आपका परिक्षेपण माध्यम होता है। अर्थात परिक्षेपण माध्यम में दोस्तों परिक्षिप्त प्रावस्था के कण क्या होते हैं, घुल जाते हैं, फैल जाते हैं, तो उसे ही दोस्तों आप कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो कोलाइडी विलयन बराबर आप लिख लेंगे दोस्तों परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपका परिक्षेपण माध्यम यदि आपका हवा हो, एयर हो, तो वहाँ पर दोस्तों कौन सा वाला सॉल या फिर आपका सोल्यूशन बनेगा दोस्तों। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए कौन सा होगा, एल्कोसॉल होगा, हाइड्रोसॉल होगा, बेंजोसॉल होगा, एरोसॉल होगा। ये दोस्तों आपका एरोसॉल कहलाता है। आप याद रखेंगे, जहाँ पर दोस्तों आपका परिक्षेपण माध्यम दोस्तों हवा होगा, वहाँ पर आप कहेंगे उसे एरोसॉल। और ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, आपका ठोस, द्रव और गैस आपके होते हैं। आगे आके आपको क्वेश्चन में बताएंगे हम इनको भी। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक कोलाइड का एग्जाम्पल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका नेचुरली कोलाइड है, नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो आपके कोलाइड हैं दोस्तों, उनमें कौन सा वाला इसका एग्जाम्पल नहीं है आपको बताना है। इनमें आपका दोस्तों रक्त हो जाएगा, NaCl होगा, शर्करा होगा, या फिर आपका RCOONA होगा। इनमें दोस्तों आपका RCONA नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका बनाया गया है, आपको पता होगा दोस्तों RCOOH आपका जो होता है, जो आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए R यहाँ पर आपका एल्केन है, एल्केन एसिटेट यहाँ पर दोस्तों आपका है। इसको जब आप NaCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे, NaCl के साथ में दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, आपको सोडियम का दोस्तों एसिटेट आयन मिलता है, जो यहाँ पर आपका RCOONA है, ये आपका सोडियम का पॉजिटिव में आपका होता है दोस्तों। तो ये आपका क्या होता है, सोडियम का क्या होता है, एसिटेट आयन होता है। और इसका यूज़ आप कहाँ पर करते हैं दोस्तों, इसका यूज़ आप करते हैं जब आपको विद्युत अपघटन कराना होता है, तो वहाँ पर आप करते हैं। आपने कोल्बे रिएक्शन में भी दोस्तों आपको हमने बताया था इसका यूज़ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। औषधियाँ मतलब दवाएँ दोस्तों, मेडिसिन कौन सी वाली अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती है, आपको बताना है। कोलाइडी अवस्था में, या ठोस अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए कोलाइडी अवस्था में होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जब कोलाइडी अवस्था में दवाएँ होंगी तो वो एक प्रकार से दोस्तों क्या होंगी, सोल्यूशन के फॉर्म में होगी, और दोस्तों उनको अवशोषित करने में बहुत ही कम समय लगता है। तो आप कह देंगे अवशोषित होने में उनको बहुत कम समय लगता है, इसीलिए कोलाइडी फॉर्म में ज़्यादा प्रभावी होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्रिस्टलाभ कोलाइड से भिन्न होता है। किस प्रकार से भिन्न होता है दोस्तों, आपको बताना है। वैद्युतीय व्यवहार में, कणों की प्रकृति में, कणों के आकार में, विलयता में। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले आप क्रिस्टलाभ को समझिए। आपको कोलाइड तो बता ही दिया दोस्तों हमने। अब क्रिस्टलाभ जो आपके होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, जो आपके क्रिस्टलाभ होते हैं दोस्तों, यदि आप चर्मपत्र लें, एक चर्मपत्र लें दोस्तों छानने वाला, उससे आप छानेंगे तो आपके जो कोलाइडी कण होते हैं दोस्तों वो आपके पार नहीं हो पाते, लेकिन जो आपके क्रिस्टलाभ वाले कण होते हैं वो आपके पार हो जाते हैं। कहने का मतलब है इनका आकार दोस्तों इनके कंपेयर में छोटा होगा, तो इसीलिए दोस्तों आप कहेंगे कणों के आकार का ही केवल अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा दोस्तों, कणों का आकार में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोलाइडों को शुद्ध करने की एक विधि बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपके कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें दोस्तों आपकी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, तो उनको प्योर करने की कोई मेथड आपको बतानी है, कौन सी वाली होगी। ये आपकी पेप्टिकरण कहलाएगी, स्कंदन होगी, या फिर अपोहन होगी, या फिर आपकी ब्रेडिंग की आर्क विधि होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसकी बहुत सारी विधियाँ होती हैं, इनमें आपका अपोहन दिया है दोस्तों, अपोहन हो जाएगा, और वैद्युत अपोहन भी होता है। तो यहाँ पर देखिए अपोहन क्या होता है दोस्तों, आप समझिए ज़रा। अपोहन में होता है दोस्तों आपका, मान लीजिए आपने कोई चर्म पत्रिका में दोस्तों कोई सोल्यूशन ले लिया, कोलाइडी विलयन को ले लिया आपने, और आपको पता है दोस्तों चर्म पत्रिका को
ये विलयन पार नहीं कर पाते, कोलाइडी कण पार नहीं कर पाते, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप इसे एक पानी की बीकर में रख देंगे। पानी की बीकर आपने ली, इसमें दोस्तों आप यहाँ पर नीचे एक यहाँ पर टोंटी लगा देंगे, एक ऊपर टोंटी लगा देंगे और लगातार पानी आप इसमें प्रवाहित करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी आपकी अशुद्धियाँ हैं वो आपकी पात्र से निकलती जाएंगी और पानी के माध्यम से बहाव में दोस्तों बाहर जाती रहेंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये शुद्ध हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को दोस्तों अपवहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ब्राउनियन गति का कारण है। ब्राउनियन मूवमेंट दोस्तों बार बार आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये दोस्तों। आपका द्रव अवस्था में तापमान का उतार चढ़ाव या कणों का आकार या प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात या कोलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण। ये दोस्तों आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 वाला दिखता है आपको। परिक्षेपण माध्यम में दोस्तों अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात होता है। मतलब दोस्तों आपने देखा होगा, जब आप एक बीकर में लें, मान लीजिए आपके कोलाइडी कण हैं दोस्तों छोटे छोटे, और ये मान लीजिए आपके जो परिक्षेपण माध्यम होता है दोस्तों, आपका जो बहुत दूसरा माध्यम है ये आपके परिक्षिप्त प्रावस्था है और दूसरा आपका दोस्तों परिक्षेपण माध्यम होगा। जिस प्रकार से दोस्तों आप मान लीजिए कोई आप विलयन ले लें, तो वहाँ पर आपका एक विलय होता है, एक विलायक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 2 प्रकार के आपके होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। अब ये कण दोस्तों क्या होंगे, इनमें दोस्तों आपके यहाँ पर टकराएंगे, जो दूसरे वाले कण होते हैं वो आपस में टकराएंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इनकी गति में प्रभाव पड़ता है। अर्थात दोस्तों इनकी गति क्या होती है, ये दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इस प्रकार के आपका जिंगजैम हो जाता है। तो इसी को दोस्तों टकराने के बाद जो आपकी गति बिगड़ती है उसी को दोस्तों आप क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है दोस्तों, इनके आपस में कणों का आपस में टकराना होता है। तो ये आपका हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका डिपेंड करता है शेप पे, कणों के आकार पे दोस्तों। जितना आकार कम होगा, छोटा होगा, उतना ही दोस्तों ज़्यादा क्या होगा, ब्राउनियन मूवमेंट होगा दोस्तों, गति होगी, क्योंकि छोटे आकार में दोस्तों ज़्यादा गति होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड के ताजे अवक्षेप में FeCl3 का तनु विलयन मिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, इस परिघटना को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी आप किसी अवक्षेप को दोस्तों, अवक्षेप मतलब दोस्तों आपका जो जमा हुआ होता है स्कंदन के बाद में दोस्तों, जो आपका जमा होता है उसमें दोस्तों यदि आप कोई तनु विलयन मिलाते हैं, तो इस परिघटना को दोस्तों तनु विलयन मिलाने पर, हिलाने पर दोस्तों आपको जब कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, तो इस परिघटना को दोस्तों पेप्टीकरण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, जब आप कोई अवक्षेप लेंगे दोस्तों, उसमें एक तनु विलयन को दोस्तों उसमें एक तनु विलयन डाल देंगे, चूर्ण है आपका अवक्षेप है, चूर्ण एक प्रकार का है। इसमें दोस्तों आप जब तनु सोल्यूशन को डाल देंगे तो दोस्तों हिलाने पे क्या देगा, आपको कोलाइडी विलयन देगा। तो इस परिघटना को दोस्तों पेप्टीकरण कहते हैं। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा, पेप्टीकरण आपका हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आप फेरिक हाइड्रोक्साइड को लेते हैं दोस्तों, FeOH का होल थ्राइस, इसे लेते हैं, प्लस दोस्तों आपका FeCl3 मिला देते हैं तनु अर्थात डाइल्यूट, तो आपको दोस्तों क्या मिलता है, आपको मिलता है FeOH का होल थ्राइस। ये दोस्तों आपका लाल कोलाइडी विलयन आपको प्राप्त होता है। तो यही दोस्तों आपका कोलाइडी विलयन होता है और ये आपके पेप्टीकरण की रिएक्शन होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वर्ण संख्या संबंधित है। आपको बताना है दोस्तों इनमें स्वर्ण संख्या किससे संबंधित है, द्रव स्नेही कोलाइडों से या फिर द्रव विरोधी कोलाइडों से या पायस से या जेल से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए द्रव स्नेही कोलाइडों से अर्थात दोस्तों रक्षी कोलाइडों से संबंधित होती है। आपको हमने बताया था दोस्तों 2 प्रकार के मुख्य रूप से कोलाइड होते हैं, जिनमें आपका दोस्तों एक आपका होता है द्रव स्नेही और एक आपका होता है दोस्तों द्रव विरोधी। अब देखिए दोस्तों, जो आपका द्रव स्नेही होता है वो आपके कौन से वाले होते हैं, ये दोस्तों आराम से द्रव में घुल जाते हैं, अर्थात द्रव में दोस्तों लिक्विड में सोल्यूबल होते हैं, तो इनको आप द्रव स्नेही या फिर आप रक्षी बोलते हैं। और जो आपके दोस्तों नहीं घुलते हैं, विरोधी होते हैं, तो उनको आप क्या बोलते हैं, द्रव विरोधी बोलते हैं दोस्तों। तो आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका स्वर्ण संख्या है दोस्तों क्या बताती है, ये द्रव के यहाँ पर द्रव स्नेही कोलाइडों की क्षमता को बताती है, अर्थात उनकी शक्ति को दोस्तों बताती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल जो आपका धनात्मक आवेशित है का स्कंदन करने के लिए सबसे अधिक प्रभावी वैद्युत अपघट्य कौन सा होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप समझेंगे जो आपका स्कंदन है क्या होता है। स्कंदन का मतलब होता है दोस्तों, जब आप किसी भी पदार्थ को छान देते हैं, एक प्रकार से नीचे बैठा देते हैं दोस्तों, उदासीन बना के उसका अवक्षेप प्राप्त कर लेते हैं, उसे आप स्कंदन बोलते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं दोस्तों, जब आप कोई मिट्टी को पानी में मिलाते हैं तो आप छोड़ देंगे थोड़ी देर तो नीचे मिट्टी बैठ जाती है, तो एक प्रकार से दोस्तों आपको अवक्षेप प्राप्त होता है। तो वैसे ही दोस्तों जो आपके कोलाइडी कण होते हैं वो आपके आवेशित होते हैं, तो आवेशित कणों को दोस्तों अनावेशित करके या फिर आपके उदासीन बना के नीचे बैठा दिया जाता है, वो आराम से नीचे बैठ जाते हैं और बाद में दोस्तों आप उनको छान के अलग कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपका स्कंदन कहलाता है। अब आपको बताना है दोस्तों, स्कंदन के लिए आपका मुख्य रूप से वैद्युत अपघट्य कौन सा प्रभावी होगा। वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है दोस्तों जो आपका विद्युत अपघटन की क्रिया को संपन्न करता है। और विद्युत अपघटन की क्रिया आपको पता होगा, इसमें आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका दोस्तों आपका कैथोड होता है, एक आपका एनोड होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका कौन सा वाला एक्टिव होगा इसमें, यदि आप अवक्षेप को मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका वही वाला एक्टिव होगा जो आपका अपोजिट होगा। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर आपका फेरस
फिर एक हाइड्रोक्साइड जो आपका है दोस्तों वो आपका धनात्मक है। तो इसमें कौन सा वाला एक्टिव होगा दोस्तों? ऋणात्मक वाला एक्टिव होगा। तो आप ऋणात्मक वाले को देखेंगे, देखिए KBr होगा, K2SO4 होगा, या फिर आपका K2CrO4 होगा, या फिर आपका K4FeCN6 होगा। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देखिए K4FeCN6 हो जाएगा दोस्तों। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका नेगेटिव वाला एक्टिव होगा, आपको बताया हमने, ये आपका पॉजिटिव है तो आपका नेगेटिव होगा। तो इसमें दोस्तों आपका जो आपका एनाइन है वो आपका FeCN6 है। इसकी संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? इसकी होती है आपकी -4। अब देखिए आपको यहाँ पर देखिए आपने हार्डी-शुल्जे का नियम पढ़ा होगा। हार्डी-शुल्जे का नियम कहता है दोस्तों जिसकी संयोजकता अर्थात वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा दोस्तों स्कंदन करेगा। अर्थात इनकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी, जो आपका विद्युत अपघट्य है वो दोस्तों उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? अवक्षेप करेगा, उसे अवक्षेपित करेगा, या फिर आप कहें स्कंदित करेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका -4 सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए दोस्तों ये आपका ज़्यादा स्कंदित करेगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों ABCD आपको सॉल्व दिए हैं, जिनकी गोल्ड संख्या आपको क्रमशः दी है दोस्तों 0.001, 0.15 और 20 और 25। इनमें सबसे प्रभावी रक्षी कोलाइड आपको बताना है कौन सा वाला होगा। ये आपका A वाला होगा, B वाला होगा, C वाला होगा, D वाला होगा। ये दोस्तों आपका A वाला हो जाएगा। देखिए 0.001 आपकी यहाँ पर देखिए क्या है? स्वर्ण संख्या है। तो जितनी कम होगी दोस्तों स्वर्ण संख्या उतना ही ज़्यादा प्रभावी होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। इसे आप नोट कर लेंगे। और स्कंदन दर दोस्तों आपकी जितना ज़्यादा होगा उतनी ही दोस्तों स्कंदन की क्षमता ज़्यादा होगी। मान लीजिए आपको स्कंदन पूछा गया होता तो आपका ज़्यादा कौन सा वाला हो जाता दोस्तों? D वाला हो जाता। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। स्कंदन दर दोस्तों आपकी डिपेंड करेगी आपकी स्वर्ण संख्या ज़्यादा होने पर, और कम होने पर दोस्तों आपका रक्षी कोलाइड होगा, अर्थात उतना ज़्यादा दोस्तों द्रव स्नेही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों आर्सेनियस सल्फाइड की कोलाइडी विलयन के स्कंदन में प्रभावी विलयन कौन सा होगा? अब देखिए दोस्तों आपका जो आपका आर्सेनियस AS2H3 आपका होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसका ये आपका दोस्तों आपको पहले पता होना चाहिए आपका नेगेटिव होता है, अर्थात ऋणावेशित सॉल्व होता है दोस्तों। अब इसके लिए प्रभावी जो होगा वो आपका कौन सा होगा दोस्तों? इनमें आपका यहाँ पर देखिए आपको विद्युत अपघट्य दिए हैं, इनमें जो आपका पॉजिटिव वाला आयन होगा दोस्तों वो आपका प्रभावी होगा। तो यहाँ पर देखिए NaCl दिया है, Na2SO4 दिया है, Na3PO4 दिया है, BaCl2 दिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका Na होता है आपको पता होगा सोडियम का दोस्तों वैलेंसी +1 होती है, और Ba का आपका होता है दोस्तों +2। अब यहाँ पर आप हार्डी-शुल्जे का नियम लगाएंगे दोस्तों, वैलेंसी आपकी ज़्यादा होगी तो आपका ज़्यादा स्कंदन होगा। तो ये दोस्तों आपका Ba ज़्यादा प्रभावी होगा उनकी कंपेयर में, Na की कंपेयर में। तो ऑप्शन नंबर आपका D वाला सही हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपको AlCl3 दिया होता तो यहाँ पर दोस्तों आपका Al हो जाता, क्योंकि Al की संयोजकता यहाँ पर दोस्तों +3 है। तो आप डिपेंड करता है आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन में क्या दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका Al ज़्यादा प्रभावी हो जाता, क्योंकि आपका +3 ज़्यादा है दोस्तों, Ba से भी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों ऋणावेशित आर्सेनियस सल्फाइड कोलाइड विलयन को स्कंदित करने के लिए सबसे अधिक प्रभावी आयन कौन सा होगा? बिल्कुल वही क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको सीधे तौर पे आयन पूछा गया है। आपको हमने बता दिया पहले ही, जिनकी ज़्यादा संयोजकता होगी वो ज़्यादा दोस्तों स्कंदन करने की ज़्यादा दर होगी, अवक्षेपण करने की ज़्यादा क्षमता होगी। तो यहाँ पर देखिए टाइटेनियम 4, मैग्नीशियम 2+, या फिर एल्युमिनियम 3+, या फिर पोटेशियम 1+। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा टाइटेनियम 4+, ज़्यादा आपकी संयोजकता है, वैलेंसी है। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों दूध एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है दोस्तों? झाग का, या फिर पायस का, या जेल का, या सॉल का। ये दोस्तों पायस का एग्जाम्पल है। पायस मतलब दोस्तों आपका होता है इम्ल्शन, इंग्लिश में आप बोलते हैं इम्ल्शन, याद रखेंगे आप, बहुत बार इम्ल्शन नाम से भी दिया जाता है। इसके आधार पर दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आता है। देखिए दोस्तों आपका इम्ल्शन होता क्या है? ये दोस्तों एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन है दोस्तों। किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? इसमें दोस्तों जो आपको हमने दो भाग बताए थे कोलाइडी विलयन के, एक आपका होता है अवक्षेप, एक आपका होता है दोस्तों परिक्षेपण माध्यम, और एक आपका होता है परिक्षेपित प्रावस्था। तो इसमें दोनों ही दोस्तों क्या होते हैं? द्रव होते हैं। आप याद रखेंगे जो आपका एक प्रकार से दोस्तों जो आपका विलय है वो भी आपका दोस्तों क्या है? द्रव है। और जो आपका विलायक है जो घोलने वाला है वो भी दोस्तों एक प्रकार से क्या है? वो भी आपका द्रव है। तो दोनों ही द्रव होंगे। तो इसे ही दोस्तों आप क्या बोलते हैं? इसे आप पायस, यहाँ पर पायस बोलते हैं दोस्तों, इम्ल्शन बोलते हैं। और इनके एग्जाम ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक आपका होता है OW, अर्थात यहाँ पर ऑयल में वाटर का इम्ल्शन, अर्थात दोस्तों आपका तेल में पानी का इम्ल्शन। इसका एग्जाम्पल होता है दूध। बहुत बार एग्जाम में आता है कि बताइए दूध कौन से किस प्रकार का पायस का एग्जाम्पल है। तो आप याद रखेंगे, नोट करेंगे। और वैसे दोस्तों एक आपका होता है WO टाइप का। इसका एग्जाम्पल मुख्य रूप से दोस्तों आपका मक्खन होता है। मक्खन दोस्तों आपका क्या है? द्रव में तेल का इम्ल्शन, अर्थात द्रव में तेल का पायस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों द्रव एरोसोल है। पहला ही क्वेश्चन आपको दोस्तों एरोसोल के बारे में बताया था हमने, जहाँ पर आपका परिक्षेपण माध्यम दोस्तों क्या होता है?
एक गैस होता है, एक एयर होता है दोस्तों। एरो का मतलब भी आप एयर याद रखेंगे, एयर होता है तो उसे आप बोलते हैं दोस्तों एरोसॉल। अब यहाँ पर आपको द्रव पूछा गया है, तो द्रव का मतलब दोस्तों वहाँ पर क्या होगा, जो आपका परिक्षेपित प्रावस्था होगी, परिक्षेपित प्रावस्था जो आपका पहला वाला भाग होगा वो आपका क्या होगा दोस्तों, द्रव होगा। और दूसरा वाला भाग तो आपका गैस ही होना है। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, आपको बताया था हमने, ठोस और द्रव और गैस। तो यहाँ पर देखिए आपका द्रव वाला कौन सा होगा दोस्तों, फेनिल क्रीम होगा, या धुआं होगा, या दूध होगा, या धुंध होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए धुंध हो जाएगा। धुंध में दोस्तों क्या होता है, एक आपका दोस्तों गैस होती है, एक भाग आपका जो आपका प्रक्षेपण माध्यम है, और प्रक्षेपित अवस्था जो है दोस्तों वो आपकी क्या होती है, द्रव होती है। पानी की बूंदें दोस्तों आपकी हवा में एक प्रकार से होती हैं, तो वो आपका धुंध हो गया। और वैसे दोस्तों यदि आपको पूछा जाता है यहाँ पर धुएँ का, तो धुआं दोस्तों आपका ठोस का एरोसॉल है। ठोस एरोसॉल क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपके धूल के कण हैं, जो आपके ठोस हैं दोस्तों, वो काहे में घुले हुए हैं, वो आपके गैस में घुले हुए हैं। तो आपका ठोस और गैस आपका दोस्तों क्या होगा, ये आपका दोस्तों ठोस एरोसॉल हो जाएगा। और वैसे ही आपका यहाँ पर देखिए दूध आपको पायस पहले ही बता दिया गया हमने, और क्रीम भी दोस्तों एक प्रकार से पायस ही होता है। तो दोस्तों ये रहे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे दोस्तों। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। ओके, थैंक्स। और कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।